नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम इंजीनियरिंग, विज्ञान और आर्किटेक्चर के विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर विषय की ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट में भवन और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों में जो अपशिष्ट बनता है, निर्माण कचरा बनता है, उसके प्रभावी प्रबंधन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। निष्क्रिय, गैर निष्क्रिय और खतरनाक, ये जो तीनों प्रकार के निर्माण और विध्वंस के अपशिष्ट हो सकते हैं, उनका निपटारा किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ अपशिष्ट कम रखने के लिए जो 3R कंसेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, कचरे को घटाने, पुनः उपयोग करने और पुनः चक्रण करने के जो सिद्धांत हैं, वो किस तरह से लागू किए जाते हैं, तो समझते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट। तेजी से शहरीकरण के कारण, लोगों की जीवन शैली और आवश्यकताओं में बदलाव के कारण भारत में भवन और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण क्षेत्र लगातार 7 से 8% की उच्च वार्षिक दर से बढ़ रहा है और इसकी ये तेज वृद्धि की दर आने वाले समय में जारी रहने की भी स्थितियां हैं। भारत में कृषि के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि इस तरह के निर्माण कार्य है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 11% हिस्सा रखते हैं। इस तरह के विशाल निर्माण कार्य बहुत हद तक कच्चे माल, बजरी और रेती, जो कंक्रीट और मोर्टार मसाले को बनाने में काम आता है, पत्थर जो कंक्रीट की एग्रीगेट समुच्चय बनाने के काम आता है, चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनती है, इन सब के ऊपर निर्भर है। और इन सभी सामग्रियों का जब हम निर्माण कार्यों के लिए निष्कर्षण करते हैं, उत्पादन करते हैं या निर्माण कार्यों में उपयोग करते हैं, या कोई विध्वंस जैसी भवन निर्माण इकाई को तोड़ने की कार्य होती है, तो इन सब का कचरा बनता है। और इस कचरे का जो निर्माण और विध्वंस के कारण उत्पन्न हुआ है, उसका हमारी पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर बहुत महत्वपूर्ण असर है। भवन और दूसरी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण या उनके विध्वंस से जो भारी मात्रा में अपशिष्ट, वेस्ट बनता है, कचरा बनता है, उसका काफी ज्यादा वजन, आयतन और मात्राएं होती हैं। इस तरह का निर्माण कचरा भवन स्थल की तैयारी करने में, नींव की खुदाई करने में, किसी भवन में नवीनीकरण के कार्य करने में, या निर्मित भवन को तोड़ने में, या सड़क के निर्माण कार्यों में, सभी कारणों से उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के निर्माण कचरे में भवन के निर्माण में जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त सामग्री का क्रय करना, निर्माण के दौरान अपशिष्ट और कचरे का बनना, विध्वंस का मलबा होना और बहुत सारे निर्माण कार्यों के पैकेजिंग के लिए जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं, उनको सभी को शामिल किया जा सकता है। इसमें कंक्रीट हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कांच, रेत, ईंटें और दूसरे निर्माण के जो अवयव हैं, वो भी इनमें शामिल हो सकते हैं। तो ये कचरा काफी बड़ी मात्रा का है और ये अगर ठीक से निस्तारित नहीं किया जाएगा तो हमारे पर्यावरण पर भारी संकट का कारण भी है। सड़कों, नदी नालों पर पुलों, सड़क या रेल पर फ्लाईओवर, सबवे या रनवे आदि के निर्माण हैं या उनकी मरम्मत के कार्य हैं, इन्हें हम बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र कहते हैं। वहीं छोटे व्यक्तिगत घर बनाना या संगठित रूप से आवास निर्माण करना, कोई व्यवसायिक कार्यों के लिए निर्माण कार्य करना या इसी तरह के दूसरे निर्माण कार्य करना रियल एस्टेट क्षेत्र कहलाता है। और दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र और रियल एस्टेट का क्षेत्र बड़ी मात्रा में निर्माण और विध्वंस के कचरे के उत्पादक हैं। भवन निर्माण और विध्वंस के कार्यों से उत्पन्न होने वाला जो निर्माण कचरा है, उसमें मुख्य रूप से कंकर, पत्थर, ईंट, भाटे, कंक्रीट, प्लास्टर, लकड़ी, कई प्रकार की धातु संरचनाएं, चिनाई का अवशिष्ट जैसे निष्क्रिय और जैविक तरीकों से सूक्ष्म कणों में नहीं बदलने वाली सामग्रियां हैं। ये निष्क्रिय सामग्रियां पर्यावरण पे सीधे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकृति में वापस समाहित आसानी से नहीं होती। ये सभी अपशिष्ट भारी वजन और आयतन के हैं, बहुत अधिक घनत्व रखते हैं और अक्सर ये
जब पुनः उपयोग नहीं लिए जाते या पुनर्चक्रण नहीं किए जाते तो इन्हें हम सड़कों के किनारे या सामुदायिक कूड़ादान में बिना इनको अलग थलग किए हुए आपस में मिला जुला सा कचरा वहां डाल देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये हमारे सड़क या कूड़ादान का बहुत बड़ा क्षेत्र भी घेर लेते हैं और बहुत सारी दूसरी पर्यावरण की समस्याओं के अप्रत्यक्ष कारण बन जाते हैं। और इन दिनों तो ऐसे कचरे के निस्तारण के लिए जो उपलब्ध जगह है वो भी सीमित होती जा रही है। भारत में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां और विध्वंस के कार्यों से जो निर्माण उद्योग है उससे निकलने वाला जो कचरा है वो बहुत अधिक मात्रा का है। ये प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से भी अधिक होने का अनुमान है। और भारत में हम इस तरह के निर्माण और विध्वंस के जो अपशिष्ट हैं, कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन का जो वेस्ट है, उसका केवल 5% ही पुनः उपयोग में लेते हैं या रिसाइकिल पुनः चक्रण करते हैं। और एक भवन निर्माण में कुल लागत का काफ़ी बड़ा हिस्सा 40 से 60% हिस्सा पदार्थों का, सामग्रियों का, मटेरियल कॉस्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मटेरियल की वेस्टेज को कुछ बचा सकते हैं तो हम निर्माण लागतों में भी काफ़ी कमी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निर्माण क्षेत्र में जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स में, मौद्रिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निर्माण और विध्वंस के कचरे का बहुत अधिक होना और उसका प्रभावी रूप से पुनर्उपयोग या पुनर्चक्रण नहीं होने के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण है कि अलग अलग प्रकार के निर्माण के कचरे को, अपशिष्ट को हाथों से मैनुअली पृथक करना, सेपरेट करना बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड है। एक बार अगर निर्माण सामग्रियां अलग अलग प्रकृति की आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें अलग थलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम यांत्रिक या मशीनों से इस तरह से पदार्थों को जो अलग अलग प्रकृति के हैं अलग करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत महंगे और जटिल मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता होगी और वो कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं दिख रही है। इसीलिए वर्तमान स्थितियों में निर्माण का जो कचरा होता है उसे बिना किसी सेपरेशन के एक साथ मिला जुला के अड़ोस की किसी भरत वाली स्थान पे लैंडफिल में गिराकर निर्माण कचरे को निपटाया जाता है। कई बार तो इस तरह के निर्माण कचरे को अवैध रूप से नदियों या जल निकायों में डंप कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में हमारी भूमि और जल के संसाधन ये बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और इन दिनों तो इस तरह की लैंडफिल भी मिलनी मुश्किल हो गई है और निर्माण कचरे का निस्तारण करने के लिए हमें जगह भी कम पड़ने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, निर्माण सामग्रियों को बचाना है, साथ ही साथ पर्यावरणों पर भवन निर्माण के दुष्प्रभावों को कम रखना है, तो हमें निर्माण से संगत जो कचरा होता है उसका कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना होगा और इसके संगत जो नियामक हैं, कायदे कानून हैं, लीगल पोजीशंस हैं, उनकी भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम निर्माण कार्यों में उत्पन्न होने वाले कचरे, अपशिष्ट के प्रबंधन को सही तरीके के नियमों कायदों से करते हैं, सही रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो निर्माण के कचरे को कम पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सकता है। किसी भी निर्माण स्थल पर अपशिष्ट का प्रबंधन, वेस्ट का मैनेजमेंट, निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे हैं, अपशिष्ट हैं, उनको प्रभावी रूप से इस तरह से प्रबंध करना है कि उनकी मात्राएं कम हो जाएं, उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किन्हीं दूसरी उपयोगी वस्तुओं में हो सके। अगर हम निर्माण कचरे का सही तरह से निस्तारण नहीं करते हैं और उसे नगर पालिका के कार्बनिक कचरे के साथ मिला देते हैं तो निर्माण का कचरा नगर पालिका के कचरे से जो घर की रसोई और दूसरी जगहों से प्राप्त होता है उनकी तुलना में भारी होने के कारण और अक्रिय होने के कारण ये उस कार्बनिक कचरे से जो खाद बनाने की, कंपोस्ट करने की जो संभावना है उन्हें भी ख़त्म कर देता है। और हम नगरपालिका के कचरे से तो एनर्जी रिकवरी, ऊर्जा की पुनः प्राप्ति जैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर निर्माण कार्यों का कचरा और म्युनिसिपल कचरा आपस में मिल जाता है तो उससे ऊर्जा की पुनः प्राप्ति भी संभव नहीं रहती। इस तरह का निर्माण कचरा नगर पालिका के दूसरे कचरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। अक्सर ऐसा कचरा सतह की ऊपरी सरंध्रों को अवरुद्ध कर देता है जिससे पानी का रिसकर जमीन के अंदर जाना खत्म हो जाता है और ऐसी स्थितियों में सड़क के किनारों पे जहां कचरा लगा है उसके कारण सड़कों पर और अन्यथा शहर के निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति और जल भराव हो जाता है,
जो स्वास्थ्य की परेशानियां तो हैं ही हैं, हमारे संरचनाओं में भी जल भराव से रखरखाव और दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे अपशिष्ट जमीन पर एक अवैध दीवार बना लेते हैं, परत बना लेते हैं, और इनसे जमीन के ऊपर वनस्पति के विकास पे प्रतिकूल प्रभाव आते हैं। हमारी भूमि की उपजें कम हो जाती हैं और भूजल स्तर में भी सतह का पानी रिसकर अंदर नहीं जाने से कमी आ जाती है, और इन सब कारणों से हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी बड़े स्तर पर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। निर्माण सामग्रियों में कुछ सामग्रियों को हम मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी मानते हैं। इनमें कुछ विशेष रसायन हो सकते हैं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एस्बेस्टस की शीट का कचरा हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कुछ खतरनाक अपशिष्टों के कंटेनर हो सकते हैं, पेंट सॉल्वेंट विलायक हो सकते हैं, प्लास्टिक के उत्पाद हो सकते हैं। निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाला ईंधन या उसका अवशिष्ट खतरनाक अपशिष्ट हैं। ऐसे सभी खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये अगर खुले में छोड़ दिए जावें तो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण और जल संसाधनों को भी प्रदूषित कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार के खतरनाक प्रदूषक अपशिष्ट पदार्थों को अन्य कचरे से जो निष्क्रिय या गैर खतरनाक कार्बनिक हो सकता है उनसे अलग एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से ज़मीन में रिसाव ना हो, और ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के खतरनाक कचरे को जो सुरक्षा के जारी दिशा निर्देश है उसी के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा संभाला और निपटाया जावे। हमने जाना कि भारत में निर्माण और विध्वंस कार्यों से जो कचरा निकलता है उसका अधिकांश हिस्सा 95% अंश आमतौर पे बिना किसी पृथक्करण के भूमियों को, जो निचली भूमियां होती हैं, उनको भरने के लिए गिरा दिया जाता है, और ऐसा कचरा आमतौर पे नगरपालिका के दूसरे कार्बनिक अपशिष्ट हैं उनके साथ मिलकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खतरा बन गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्माण और विध्वंस के बाद जो अपशिष्ट बचता है, जो शेष भाग बचता है, उसको बाजार में बेचने पर कोई अच्छे दाम नहीं मिलते, उन्हें बहुत रियायती दरों पर बेचा जाता है। उनका भार और आयतन बहुत अधिक होने से उन पर परिवहन की लागतें भी इतनी हो जाती हैं कि वो कोई विशेष साल्वेज वैल्यू कचरा मूल्य नहीं रखता है। अधिकांश बार उसे निस्तारण करना स्वयं भवन निर्माता पे एक तरह का खर्चा हो जाता है। अधिकांश मामलों में इस तरह के कचरे का पुनर्चक्रण भी आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है। रिसाइकलिंग में लगने वाली लागतें ज़्यादा होगी और रिसाइकिल मटेरियल भी बहुत ज़्यादा उपयोगी या आर्थिक रूप से कामयाब नहीं बनता। साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष में स्थानीय निकायों और अधिकारियों द्वारा इस तरह से लैंडफिल्स में कचरे डालने पर किसी भी तरह का टैक्स या दंडात्मक कार्रवाइयां भी नहीं हो रही हैं। इसलिए भवन निर्माणकर्ताओं को सभी तरह की निर्माण सामग्री के कचरे को इस तरह से नीची भूमियों में लैंडफिल्स में भर्ती के लिए इस्तेमाल करना सहज हो जाता है। भारत में भवन निर्माण क्षेत्र भी सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां और विध्वंस की कार्रवाइयों से जो कचरा उत्पन्न होता है उसके उचित प्रबंधन से क्या लागतों में बचत आ सकती है, पर्यावरण की क्या रक्षा हो सकती है, इन संभावनाओं के बारे में बहुत अधिक जागरूक नहीं है। जागरूकता के अभाव में कचरा सही तरीके से निस्तारित नहीं हो रहा है और वो भवन निर्माण की लागतों को तो हल्का बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण पर भी एक भारी दुष्प्रभाव बना रहा है। अगर हम सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस के अपशिष्ट को सही तरीके से प्रबंधन करें तो जो 3R की अवधारणा है हमारी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना, उन्हें पुनः उपयोग करना और उनका पुनः चक्रण करना, अगर इस्तेमाल किया जावे तो न केवल हम कचरे को पहले स्थान पे ही कम कर सकते हैं, बहुत सारा कचरा या तो उसी निर्माण कार्य में या किसी दूसरे निर्माण कार्य में पुनः उपयोग लिया जा सकता है और बहुत सारे कचरे को हम थोड़ी सी प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण करके उपयोगी भवन निर्माण सामग्री में बदल सकते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल अगर इस्तेमाल की जावे तो भवन और विध्वंस के अपशिष्ट को प्रभावी रूप से प्रबंध किया जा सकता है और लागतों में कमी लाने के साथ कुछ अच्छी निर्माण बचत करने के साथ साथ हम पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं। निर्माण और विध्वंस कार्यों में कचरे को कम करने के लिए पहली गतिविधि निर्माण सामग्री के खरीद को
कम मात्रा में करने की गतिविधियां हैं। इस हेतु हमें इमारत और सुविधाओं के आकारों को इस तरह से निर्धारित करना चाहिए, उन्हें इस तरह से अनुकूलित कर लेना चाहिए कि जो बाजार में हमें निर्माण सामग्रियां मानक जिस आकार में उपलब्ध हो रही है उसी अनुरूप उनका इस्तेमाल हो जाए और इस्तेमाल के दौरान अपशिष्ट और कचरे में कमी की जा सके। जैसे मानक ईंट का आकार 3 इंच, 4.5 इंच और 9 इंच के रूप में आता है। अगर हम इसके गुणक रूप में भवन की विमाओं को ले लेते हैं तो ईंटों के टुकड़े कम इस्तेमाल होंगे और हमारी अपशिष्ट में कमी आ जाएगी। इसी तरह से बड़े बोर्ड और धातु की चद्दरें हैं, वो 4 फुट बाई 8 फुट के आकार में आती है। अगर हम दरवाजे, खिड़कियां, दूसरे फेनेस्ट्रेशन आइटम 4 फुट और 8 फुट के गुणज या विभाजक रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी निर्माण सामग्री में ज़्यादा बेहतर उपयोगिता आएगी और अपशिष्ट में कमी आएगी। इसी तरह से जो टाइलें बाजार में उपलब्ध हैं वो 12 इंच, 24 इंच, 36 इंच इन रूपों में इन दिनों उपलब्ध हैं और अगर हम टाइल लगने के स्थानों को इन मानक विमाओं के अनुरूप लेते हैं तो अपशिष्ट में कमी आ सकती है। साथ ही साथ हमें एक बार जब भवन की अभिकल्पना हो गई है, पूरी तरह से विस्तृत नक्शा बन गया है, तो हमें पूरा सामग्री का अनुमान लगा लेना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से सामग्री की खरीद करनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा खरीद को इस तरह से रोक कर हम अधिशेष सामग्रियों को कम रख सकते हैं और यही अधिशेष बाद में कचरे का रूप धारण करता है, तो इससे हमारा कचरा भी कम हो जाएगा, संसाधनों का कुशल उपयोग होगा और हमारी निर्माण लागतों में भी कमी आएगी। हमें निर्माण के दौरान जो उपयोग में सामग्रियां आ रही हैं उनका नियमित निगरानी करनी चाहिए और क्या अतिरिक्त हमारी आवश्यकताएं रहेंगी उनका सटीक अनुमान लगाकर उसी अनुरूप आवश्यक नई सामग्रियों को खरीद करना चाहिए और इस तरह से हम उत्पादित कचरे की मात्रा को भी ट्रैक कर सकते हैं और इन सब से परियोजना की लागतों में तो कमी आएगी ही आएगी। साथ ही साथ अपशिष्ट का उत्पादन कम करने से पर्यावरण पर भी भवन निर्माण के कार्यों से, कचरे से जो दुष्प्रभाव आते हैं उन्हें रोका जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम खरीद के दौरान वस्तुओं को थोक में पर्याप्त मात्रा में खरीदते हैं, खुदरा छोटी पैकिंग के बजाय बड़ी पैकिंग में सामग्री को लेते हैं, तो हमारी क्रय खर्च में भी कमी आती है और पैकिंग में जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी कम लगता है, तो हमारी पैकिंग खर्चें और दूसरे वेस्टेज कम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर भवन निर्माण के दौरान अपशिष्ट वेस्टेज को कम रखना है तो न केवल हमें बेहतर भवन डिज़ाइन करनी है, अधिक कुशलता के साथ सामग्रियों का इस्तेमाल करके निर्माण कार्यों का संचालन करना है। रिड्यूस के साथ रीयूज, पुनः उपयोग का इस्तेमाल करके हम निर्माण कचरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। जो निर्माण सामग्रियों के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, स्क्रैप बनते हैं और जो ऑफकट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उन्हें बचाकर सही तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो जब हमें नए कार्यों के लिए इस तरह की सामग्रियों की आवश्यकता हो तो हम पूरी नई सामग्री को काटने की बजाय स्क्रैप का पुनः उपयोग करके काफ़ी मात्रा में न केवल कचरे को कम रख सकते हैं, हमारी निर्माण लागतों को भी घटा सकते हैं। हम इस तरह से चयन की गई टुकड़े और दूसरे हिस्सों का स्वयं की संरचना में भी पुनः उपयोग कर सकते हैं, दूसरी संस्थाओं को भी इन्हें बेच सकते हैं या किसी धर्मांध संगठन को दान में कर सकते हैं। निर्माण कार्यों की सामग्रियां जिन पैकिंग्स में आती हैं उन पैकिंग्स का भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगर हम किसी भी निर्माण स्थल पर सामग्रियों का सही तरीके से संग्रह करके पुनः उपयोग करते हैं, ज़रूरत की स्थितियों में उनका पुनः चक्रण भी करते हैं, रिसाइकलिंग भी करते हैं और उसी स्थल पे उनका पुनः उपयोग करते हैं, तो हमारी खरीद तो कम होती है, नई खरीद में जो परिवहन की लागतें जुड़ने वाली है वो भी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से हमारी निर्माण लागत भी कम हो जाती है, कचरे की मात्रा भी कम हो जाती है और पर्यावरण की भी रक्षा हो जाती है। RRR कंसेप्ट में कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन वेस्ट, निर्माण और विध्वंस के कचरे को निपटाने का जो अंतिम चरण है वो रिड्यूस और रीयूज के साथ रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण है। हम निर्माण सामग्रियों की प्लानिंग में कटौती करके उन्हें पुनः उपयोग करके तो न केवल अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, हम उनको पुनः चक्रण, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। हम लकड़ी, कंक्रीट, कांच, प्लास्टिक, धातुएं सभी को रिसाइकिल करके निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए हमें साइट में
जहां उचित स्थान मिलता है उन उचित स्थानों पर इस तरह के रिसाइकिल होने वाले सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए डब्बे लगाने चाहिए और इन डब्बों में हम धातु, कांच, प्लास्टिक, मेटल जैसे कचरे को अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं। अक्सर हम कंक्रीट और मलबे को बारीक बना के कंक्रीट उत्पादों में एग्रीगेट के रूप में, समुच्चय के रूप में पुनर्चक्रित पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के छोटे टुकड़े और बुरादा बना के हम लकड़ी के कुछ अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद बना सकते हैं। धातुओं को पुनः पिघलाकर ढाल के नई संरचनाएं बना सकते हैं। प्लास्टिक का भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। कांच को भी रिसाइकिल किया जा सकता है। तो हम सभी प्रकार की धातुएं, चाहे वो स्टील हो, तांबा हो, पीतल हो, एल्युमिनियम हो, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। और इस हेतु हमें सिर्फ सामग्रियों को अलग अलग डब्बों में अलग अलग करके संग्रहित करना है और इन्हें किसी ऐसे सेवा प्रदाता को जो रिसाइकलिंग केंद्र से जुड़ा हुआ है उसे दे देना है। और रिसाइकलिंग की कार्रवाई अपने आप स्वतः होने से हमारे कचरे में भी कमी आ जाएगी और इस कचरे से हमें अच्छी सॉल्वेज वैल्यू, बिक्री मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। इन दिनों निर्माण सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। निर्माण के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता भी सीमित हो रही है। साथ ही साथ निर्माण के कचरे को निपटाने के जो लैंडफिल स्थान हैं उनमें भी कमी आ रही है और अब हम भर्ती की बजाय कचरे के पहाड़ बनाने लग गए हैं। और ऐसी स्थिति में निर्माण और विध्वंस के सामग्रियों के कचरे को घटाना, उसे पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और इस हेतु हमें निर्माण स्थल पर अलग अलग सामग्रियों को अलग अलग रखते हुए छांट लेना है और बाद में इन्हें पुनर्चक्रण स्थानों पर भेज देना है। जैसे ही निर्माण स्थल पर कोई विशेष प्रकार का कचरा पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो ऐसे कचरे और अपशिष्ट को तुरंत पुनर्चक्रण केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए और इससे भवन निर्माण स्थल पर भी स्थान की उपलब्धता बनी रहेगी और हमारी उत्पादकता और दक्षता में भी वृद्धि आएगी। और इस हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्टों के भंडारण और रिसाइकलिंग के लिए भेजने की भी विस्तृत योजना शुरू में ही बना लेनी चाहिए। निर्माण कार्य और विध्वंस की गतिविधियों में जो कचरा और अपशिष्ट होता है उसके 3 रूप हैं। उसमें से एक खतरनाक हजार्डस वेस्ट है, कुछ गैर खतरनाक कार्बनिक वेस्ट हैं और कुछ निष्क्रिय इनर्ट अपशिष्ट हैं। और तीनों तरह के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की अलग अलग रणनीतियां होती हैं। हम खतरनाक अपशिष्ट को सेफ डिस्पोजेबल स्पेशलिस्ट से करवाते हैं। गैर खतरनाक कार्बनिक रीयूज या रिसाइकिल किया जा सकता है। और निष्क्रिय अपशिष्ट जो कुल भवन के कचरे का 90% से भी अधिक होता है, जिसमें मलबा, कंकर, मिट्टी और कंक्रीट शामिल है, उसे हम किसी दूसरी भूमि के सुधार और किसी भूस्थल के साइट निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरह के इनर्ट कचरे को दूसरे सभी प्रकार के कचरों से अलग करके ठीक से पुनर्चक्रण करके कंक्रीट और डामर जैसी सामग्रियों का निर्माण कर सकते हैं। किसी सड़क निर्माण के लिए सड़क का जो आधार ढांचा है उसे बनाने के लिए भी इस तरह के कचरे का इस्तेमाल, जो इनर्ट निष्क्रिय अपशिष्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर खतरनाक और गैर निष्क्रिय निर्माण कचरे में बांस, लकड़ी, वनस्पति, पैकेजिंग के अपशिष्ट और दूसरी जैविक सामग्रियां हो सकती है। इस तरह के कचरे से हम किसी साइट में लैंड रिक्लेमिनेशन या नींव की भरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे इस तरह के गैर निष्क्रिय कचरे को या तो हमें पुनः उपयोग में लेना होगा, रीयूज करना होगा, या रिसाइकिलेबल एक्टिविटी में दूसरे पदार्थों को बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। हम लकड़ी का बुरादा बना के या मेटल के स्क्रैप से मेटल पीसेस बना के या प्लास्टिक से प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का, रिसाइकलिंग का काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो इनर्ट कचरा है और खतरनाक कचरा है उसको हटा के गैर खतरनाक कचरे को अलग अलग छांट कर भंडारण करना है और इन सामग्रियों का जहाँ तक संभव हो पुनर्उपयोग करना है। अन्यथा हम इसको रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की कतरनों का इस्तेमाल लकड़ी के कार्डबोर्ड बनाने में, प्लास्टिक का इस्तेमाल प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में, धातु का भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। और अगर रिसाइकलिंग भी नहीं होती तो हम इस तरह के कचरे को किसी लैंडफिल में भर्ती के स्थान पे निपटाने के लिए डाल देते हैं। भारत में
पर्यावरण अनुकूल भवनों को आंकने के लिए हम गृह रेटिंग, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA का इस्तेमाल करते हैं। और एक गृह रेटिंग सबसे अधिक महत्ता भवन के निर्माण और इस्तेमाल के दौरान ऊर्जा खपत में बचत को देती है। वहीं भवन निर्माण स्थल की ठीक से आयोजना बनाने और भवन में पानी का उचित प्रबंधन को भी अच्छी 16% और 14% महत्ता दी गई है। भवन में आपने प्राकृतिक पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया है। भवन के रहनवासियों के आराम के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, इनको बराबर 13% महत्ता है। वहीं एक भवन के निर्माण के बाद उसमें जो अवशिष्ट कचरा है उसके प्रबंधन को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है उसको भी 5% अंक दिए गए हैं। और एक पर्यावरण अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग को अगर गृह रेटिंग चाहिए तो उसे भवन और विध्वंस से बनने वाले कचरे के निस्तारण के लिए उचित प्रबंधन की व्यवस्थाएं भी करनी होगी। और ये व्यवस्थाएं भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार्य मानदंड है उसके अनुरूप हो, ये जरूरी है। तो हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि अगर एक भवन निर्माण को ठीक से योजनाबद्ध नहीं किया गया है, भवन निर्माण में सामग्रियों को आवश्यक मात्राओं से ज़्यादा मात्रा में खरीदा गया है, सामग्री को काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ किया गया है, सामग्री को गलत तरीक़ों से रखा गया है, मौसमी मार से वो खराब हो गई हैं, उनका भंडारण ठीक नहीं है या मौसम से सुरक्षा ठीक नहीं है, तो हमारा भवन निर्माण के दौरान विविध प्रकार के कचरे में वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे निर्माण और विध्वंस के जो अपशिष्ट कचरा सामग्रियां हैं वो जब लैंडफिल में डिस्पोज की जाती है तो बहुत बड़ी भूमि के क्षेत्रफल को ये घेर लेती हैं और इससे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सभी प्रकार की परेशानियां होती हैं। अगर हम इस तरह के अपशिष्ट कचरे को झीलों और नदियों में डाल देते हैं तो हमारे जल निकायों में भी इनके कारण खराबियां आ जाती हैं। इन दिनों भवन निर्माण कचरे को निपटाने के स्थलों में आने वाली कमियां, निर्माण सामग्रियों की लागतें बढ़ना, निर्माण के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें कमी आने के कारण हमें निर्माण और विध्वंस के जो कचरे हैं उसके पुनर्चक्रण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, हमारी भवन लागतों में भी कमी आएगी। एक भवन के निर्माण कार्य या किसी विध्वंस गतिविधि के दौरान अगर हम अवशिष्ट और कचरे के प्रभावी प्रबंधन की तरफ ध्यान देते हैं तो निर्माण गतिविधियों का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव कम रहेगा। और इस हेतु हमें एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाना होगा, व्यापक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन क्रिया प्रणालियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो कचरे से संबंधित नियम और मानक हैं उनकी अनुपालना करनी पड़ेगी। तकनीक में जो इन दिनों परिवर्तन हो रहा है, नए तरीके सामने आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और भविष्य की जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना होगा। अगर हम इन रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं तो न केवल हमारा पर्यावरण सुधरेगा, एक सस्टेनेबल, टिकाऊ और जिम्मेदार जो निर्माण की हमारी परंपरा है उसको भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो की मदद से भवन निर्माण और विध्वंस कार्यों में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट बनता है, कचरा और अपशिष्ट बनता है, उसका प्रभावी प्रबंधन आपको समझ आया होगा। आप भवन निर्माण कचरे के निष्क्रिय, कार्बनिक और खतरनाक तीनों स्वरूपों को पहचान पाए होंगे और उनको किस तरह से हम प्रबंध कर सकते हैं। हमारी 3R की रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रबंधन प्रणाली क्या है उसे भी आपने समझा होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी हैं, आप इन्हें अपने अध्ययन में इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीन बिल्डिंग की आपकी समझ को बेहतर बना सकते हैं। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।